बाहुबली, ओ माय गॉड, क्रिश, चांदेर पहाड़, कभी अलविदा ना कहना। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब फिल्मों के नाम हैं। गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसमें फिल्मों के संबंध में ही हम लोग जानेंगे। आज का जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रदीप तिवारी जी द्वारा रचित आज का हमारा पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो पंक्ति आप लोगों ने सुना, ये कहाँ पर लिखा हुआ था? देश की जो पहली बोलती फिल्म थी उसके पोस्टरों पर लिखा था। अब आप लोगों के मन में आ सकता है कि देश की पहली बोलती फिल्म से क्या मतलब है। 1931 के पहले, 1931 के पहले यानी 14 मार्च 1931 के पहले हमारे देश में जो फिल्में बनती थी वे मूक होती थी, यानी उनमें वीडियो तो दिखाई देता था पर ऑडियो सुनाई नहीं देता था, यानी उनमें कोई साउंड नहीं होता था। बस जो कलाकार होते थे मुंह चलाते थे, कुछ सुनाई नहीं देता था, एक्शन सब कुछ देखने को मिलता था। तो 1931 14 मार्च 1931 को हमारे देश में जो पहली सवाक फिल्म प्रदर्शित हुई उसका शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था? आलम आरा। क्या था? आलम आरा, जिसे किसने बनाया था? अर्देशीर एम ईरानी ने। तो आज हम लोग उसी के संबंध में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक नए दौर की शुरुआत हुई। उस सवाक फिल्म से पहले जो फिल्में बन रही थी वे मूक थी, यानी सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इस फिल्म ने फिल्म उद्योग में, फिल्म जगत में, हमारे देश में एक नए दौर की शुरुआत की। क्या? अब दर्शक दोनों चीज़ों का मजा ले सकते थे, ऑडियो भी सुन सकते थे और वीडियो भी देख सकते थे, यानी अब पूरा इंटरटेनमेंट, पूरा मनोरंजन उनके सामने था। आप लोगों में से भी कोई ऐसा नहीं होगा, आशा करता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा आज के समय में जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म देखी हो। आजकल के तो बच्चे बहुत सारी फिल्में देखते हैं, सिनेमा हॉलों में जाकर देखते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, माता पिता के साथ जाते हैं और फिल्में देखते हैं। तो बहुत सारी फिल्में, मैंने शुरू में ही कुछ फिल्मों के नाम बताया। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। कौन सी पंक्तियां? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यानी पूरी तरीके से 100% वो उन्हें बोलते हुए देखिए। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। पहले की फिल्मों में ऐसा लगता था जैसे सब मरे हुए हैं, कुछ आवाज़ ही नहीं है। तो क्या लिखा हुआ था? 78 मुर्दा इंसान, यानी जो उसमें 78 कलाकार थे जिन्होंने अपना अभिनय किया था वे सब जैसे जिंदा हो गए हों, उनको बोलते बातें करते देखो। यानी सोचिए पहली बार जब ये पोस्टर पे लिखा होगा तो लोगों में कितना उत्साह जागृत हुआ होगा, लोग उत्साह से भर गए, अरे वाह ये ऐसी फिल्म आई है जिसमें हम लोग सुन सकते हैं उनको, क्या वो बातें कर रहे हैं, वाह मज़ेदार होंगे। ये विज्ञापन का एक तरीका है।
विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, लोगों को अपनी तरफ खींच सके ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, नहीं बहुत बड़े चेंज का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा में जो बात किया कि 14 मार्च 1931 को पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी वह बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। इस फिल्म से, किससे? आलम आरा से। इससे पहले सारी फिल्में क्या होती थी? मूक होती थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। ऐसा नहीं है कि जो आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है तो लोगों को पसंद नहीं, लोगों को वो फिल्में भी पसंद थी, लोग उसको भी देखने जाते थे और अभिनय से पकड़ लेते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसका भी अपना एक स्थान था, उसकी अपनी एक लोकप्रियता थी। लोगों में मूक फिल्में भी बहुत लोकप्रिय थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। ऐसा नहीं था कि जैसे ये पहली बोलती फिल्म बनी और मूक फिल्मों का दौर पूरी तरीके से समाप्त हो गया, नहीं, धीरे धीरे करके समाप्त हुआ। लोगों की रुचि धीरे धीरे करके बदलती चली गई और लोगों ने क्या किया, फिर मूक फिल्मों को देखना धीरे धीरे छोड़ दिया। अब लोगों को कहाँ मज़ा आने लगा था? सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्मों को देखने में मज़ा आने लगा था। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। क्या हो गया था? बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। नाम आप लोग याद रखिएगा कि पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार का नाम क्या है? तो अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड, हम लोग बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, आप लोग तो हमेशा देखते ही हैं, उसमें ज़्यादा एक्शन होता है, बहुत तरह के विजुअल्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखने में, जैसे आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही देखा होगा, ये बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं, लेकिन आप लोगों ने वो देखा ही होगा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ। जैसे मुझे ग्रीन लैंटर्न अच्छी लगी थी, आयरन मैन की बहुत सारी फिल्में अच्छी लगी थी। तो ये सब जो हॉलीवुड की फिल्में हैं आप लोगों को हमेशा आकर्षित, थॉर वगैरह जो फिल्में हैं, वो रैग्नारोक, क्या क्या नाम है, सब आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप लोग को पता है कि हॉलीवुड की फिल्में आजकल बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी हैं। तो अर्देशीर ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोट, जिसका नाम क्या था? शो बोट, एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी कि हम भारतीय भी बोलती फिल्म बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाए। जब हॉलीवुड में बोलती फिल्में बन सकती हैं तो फिर हमारे भारत में क्यों नहीं बन सकती हैं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। हमारे देश में जब मूक फिल्मों का दौर था, उस समय पारसी रंगमंच का भी अपना बोलबाला था। तो अर्देशीर ने क्या किया, एक पारसी रंगमंच का एक नाटक, उसकी पटकथा को आधार बनाया और आधार बनाकर इस फिल्म का क्या किया, निर्माण किया। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, यानी जो उस नाटक में गाने थे, हमारे देश में फिल्मों में अगर गाने ना हो, चलेगी कि नहीं मुझे मैं नहीं बता सकता। फिल्मों में गाना होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, मारधाड़ होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो हमारी फिल्मों में सबसे ज़्यादा अगर देखें हम लोग क्या, तो पहले तो 10-10, 15-15 गाने ही होते थे
अभी भी फिल्मों में गाने ना हो, ऐसी फिल्में लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या किया जाता है, लोग गाने डाल देते हैं। तो इस फिल्म में भी उस नाटक में जो गाने थे वो ज्यों के त्यों इस फिल्म में भी डाल दिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक, डायलॉग राइटर, तो संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, फिल्मकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। यानी इससे पहले क्या बनती थी, वो डायलॉग वगैरह तो फिल्मों में होती नहीं थी, सब तो मूक होती थी, तो फिर डायलॉग राइटर की कोई ज़रूरत नहीं है, संवाद लेखक की कोई ज़रूरत नहीं थी। गाने जब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा तो गाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई गीतकार भी उस समय वैसा नहीं था, गीत नहीं है तो संगीत भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, सबको आना था, इन सब की शुरुआत होने वाली थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी खुद से उन्होंने धुनों को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ। कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इन 3 वाद्य यंत्रों का ही इस्तेमाल हुआ उस फिल्म में। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक मतलब हम लोग जानते हैं ना, पीछे से वो गीत गाना गाने वाले, यानी गीतकार गाना गाते हैं और पार्श्व गायक जो गायक होते हैं वो गाना गाते हैं, और इधर पर्दे के सामने जो हीरो होते हैं वो अपना होठ हिलाते हैं उस गाने के ऊपर। तो ऐसा लगता क्या है कि जैसे वही गाना गा रहे हैं, लेकिन वे लोग गाना नहीं गा रहे होते हैं, पीछे से गायक गाना गाते हैं और हीरो हीरोइन अपना मुंह चलाते हैं। तो इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने कौन? W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो आगे अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा।